ओके फ्रेंड्स, तो आज शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर इन द सेंस कि हम एक बेसिक चर्चा करेंगे शुरुआत से। एक स्ट्रक्चर बनाते जैसे कि मैं कहानी पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। अपने मुद्दे पे आते हैं। ये लाइक तरबूज में जैसे बीज धसे होते हैं ना, ऐसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं अंदर, ठीक है ना। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब ये बीज धसे होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन्स इन ए स्टे कंडीशन, नॉट इन मूविंग कंडीशन। तो जब उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स स्टे कंडीशन में है ना कि मूविंग कंडीशन, जाहिर सी बात है भाई, जब तरबूज मॉडल तुम दोगे, अब तरबूज में बीज चलने की कंडीशन तो होती नहीं है, जाहिर सी बात है वो रुके हुए कंडीशन में ही होते हैं। तो उन्होंने जब ये बात कही तो साइंटिस्टों के बीच में घमासान मच गया। बोला कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रॉन तो मूविंग कंडीशन में होते हैं। इलेक्ट्रॉन मूविंग कंडीशन में होते हैं, ये कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू यूँ ही नहीं कह दिया कि मूविंग कंडीशन को, उसको जस्टिफाई करने के लिए, अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए वो कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर इसके थ्रू वो उसको गलत साबित करते हैं। तो ऐसे ही कुछ साइंटिस्टों ने उसको गलत साबित कर दिया। इसके बाद इसमें फिर से होड़ चली, फिर बताया गया कि ये ना कुछ ऐसा है। जब इसके बाद ये इवोल्यूशन हुआ, इस दौरान ये पता चल चुका था कि भाई साहब एक जगह तो ऐसी है जहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। इस दौरान ये पता चल चुका था कि न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। न्यूक्लियस बोले तो ये कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे मोस्ट ऑफ द मास एग्जिस्ट करता है। मतलब एटम में एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारा का सारा मास सेंट्रलाइज है। अब यूँ कह सकते हो, अगर सारा का सारा मास सेंट्रलाइज है तो बाकी जगह में क्या है, यही बात थी। बाकी जगह में इलेक्ट्रॉन है। तो क्या बहुत छोटी जगह में सारा का सारा मास जो है और बाकी जगह में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं प्लस प्रोटॉन्स हैं, ठीक है ना। बाकी इस जगह ये जो खाली जगह है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मान ली गई, फिर इसको दिखाना था कि किस कंडीशन में है। स्टे कंडीशन में भाई इन्होंने तो दिखा दिया था, पर इन्होंने एक चीज़ तो यही सबसे बड़ी नहीं बताई थी कि न्यूक्लियस है भी या नहीं भी है, और है तो कहाँ है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने क्लियर नहीं करी थी। ये सब चीज़ें बताई इस मॉडल में। जब इस मॉडल में आते हैं हम, तो फिर फाइंड करते हैं कि उन्होंने एक बात बताई कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूविंग कंडीशन में तो होते हैं। इलेक्ट्रॉन इस वाले केस में मूविंग कंडीशन में तो होते हैं, पर किस टाइप की मूविंग कंडीशन में होते हैं ज़रा देखिए। ये कुछ इस टाइप से मूव करते हैं। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, एक बात बताऊं, मैं यहाँ पे कुछ रब करता हूँ। अगर किसी भी मॉडल के बारे में बात करती है, थोड़ी सी हम साइंटिफिकली बात करते हैं, मतलब ऑफ कोर्स साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंटिफिकली बात करेंगे, और थोड़ा सा एडवांस नॉट सो। मान लो यहाँ पे मास सेंट्रलाइज है। अब जब मास सेंट्रलाइज है तो मोस्ट ऑफ मास इस पूरे सिस्टम का कहाँ पे सेंट्रलाइज है, न्यूक्लियस में, सेंटर पे। अब सिंपल सी बात है कि जब सेंटर पे मास सेंट्रलाइज है तो हम क्या करेंगे, जो आसपास चीज़ें मूव कर रही हैं, बेसिक बात होती क्या है, अगर फंडामेंटली सोचा है, फंडामेंटली तो यूँ होता है, कोई चीज़ जैसे हम कहते हैं कि सन अपनी जगह स्टे कंडीशन में है, अर्थ उसके चारों ओर मूव कर रही है। असलियत में ऐसा नहीं होता है। एक सिस्टम होता है, हर किसी का एक सिस्टम होता है। जैसे कोई एक बड़ा ऑब्जेक्ट है,
और उसके करस्पॉन्डिंग एक छोटा ऑब्जेक्ट है। केस क्या चल रहा है? केस ये चल रहा है कि दो चीज़ें या वो सिस्टम किसी एनर्जी के द्वारा बंधा हुआ है, किसी एनर्जी के द्वारा बंधा हुआ है। लेट्स से इस केस में, किसमें? एटम के केस में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों बंधे हुए हैं, ठीक है ना। जब बंधे हुए हैं तो जाहिर सी बात है इनके बीच में कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। कैसे बंधे हैं भाई? अगर मान लो कि दो के बीच में कोई रिलेशन है तो क्यों है? उसके बीच में कोई वजह है ना। वो क्या वजह है? इमोशन है ना। कुछ तो वजह है। कोई दो व्यक्ति ये आपस में बंधे हुए हैं, रिलेशन से या किसी चीज़ से बंधे हुए हैं, तो उनके बीच कुछ ना कुछ वजह है ना। उसे हम एनर्जी कह सकते हैं इन दिस केस। ओके, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस जगह इलेक्ट्रॉन है और इस जगह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। हम यहाँ पे इस जो कंडीशन में, किसके केस में? एटम के केस में हम जस्टिफाई कर दे, लिख देते हैं। आपको पता है कि एटम की जो थ्योरी है, हम एटम को जब दिखाएंगे और पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो मुझे ये लगता क्या है, जाहिर सी बात है आपको भी लगता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है कि एटम कितना बड़ा होता है, बहुत छोटा। अब एटम बहुत छोटा होता है तो उसका हर स्टडी बहुत छोटी होती है। आप बताओ कि जो ग्रेविटेशनल, अब आप ये कह सकते हो कि इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग सकता है। भाई जिस भी किसी में मास है तो उसमें ग्रेविटी होगी, ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। पर एक बात तो सोच सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, यानी m1 और m2 के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर कोई दो सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं किसी फोर्स के द्वारा, जब कोई दो, मतलब कोई एक सिस्टम है वो एक फोर्स के द्वारा परफॉर्म कर रहा है, तो अगर आप ये कहो कि हमेशा ऐसा होता है कि एक जो बड़ा होता है वो स्टे कंडीशन में रहता है, उसके चारों ओर छोटे छोटे कुछ सिस्टम्स घूमते हैं, और उसके बीच की जो एनर्जी होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है। इस केस में तो जाहिर सी बात है कि जो हम एटम के बारे में बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत छोटा होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स बहुत छोटे होते हैं। यहाँ पे ग्रेविटी का परफॉर्मेंस इतना तगड़ा हो नहीं सकता है जो कि ये चीज़ें अफेक्ट हो सकें, है ना। होता है पर इतना नहीं होता है कि चीज़ों को बहुत ढंग से परफॉर्म करा पाएँ, समझ गए ना। तो ये आप बिल्कुल चिंतित ना हो। जैसे एक बार अगर आपकी छोटी सी गलतफहमी ये है, कभी कभार होता है एक इस छोटे लेवल पे नहीं ऐसी चीज़ें परफॉर्म बताई जाती हैं कि क्यों, आखिर कैसे ये होता है। जैसे हमने कई बच्चों को पढ़ाया तो ये भी सुना, उनसे जब पूछा कि अगर हम दो सिस्टम हैं, दो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं, उनको कहाँ अपनी ग्रेविटी से या यूँ कह दो अपने सोलर सिस्टम से आउट लेके चले जाएं, आउट ऑफ आवर सोलर सिस्टम लेके चले जाएं, तो क्या उनके बीच कोई ग्रेविटी होगी या नहीं होगी? आप बताइए। जाहिर सी बात होगी, क्यों नहीं होगी भाई? ग्रेविटी किस पे डिपेंड करती है? एक चीज़ तुमने सुनी होगी, क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह होती है जहाँ से ऑब्जर्वर चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। कैसे कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसे कहते हैं जहाँ से कोई ऑब्जर्वर चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, प्रैक्टिकल को, जहाँ पे वो चीज़ें हो रही हैं फिजिकल, उनको ऑब्जर्व करता है, स्टडी करता है, ठीक है ना। तो अगर आप यूँ कहें कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था उससे तो वो अलग चली गई, अब उसके पास कैसे ग्रेविटी होगी? ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? ग्रेविटी जब परफॉर्म करती है तो वो किस पे डिपेंड करती है? m1 इंटू m2, तो उसका अर्थ से तो लेना देना था ही नहीं। हाँ, पर अर्थ पे थी तो उसका एक अलग ग्रेविटी का फैक्टर था। पर ग्रेविटी तब परफॉर्मेंस बिल्कुल परफॉर्म कर सकती है जब उसके करस्पॉन्डिंग कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उसको साथ देने के लिए, या क्या किसके लिए, m1 इंटू m2 है ना,
तो m1 और m2 जब अपनी अपनी ग्रेविटी रेंज में रहते हैं, यानी m1 की ग्रेविटी में m2 है और m2 की ग्रेविटी रेंज में m1 है, तो ग्रेविटी उन दोनों के बीच में परफॉर्म कर सकती है, आराम से कर सकती है, ठीक है ना। हम बैक टू द पॉइंट, हम कहाँ थे, हम इस जगह थे, हम ये बताना चाह रहे थे कि अगर कोई दो सिस्टम हैं, अगर वो छोटा वाला सिस्टम अपने बड़े वाले के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, तो यूं कहो कि आप जैसे मान लो अर्थ के कंपैरिजन में सूर्य अपना सन बहुत बड़ा है, अर्थ के कंपैरिजन में सन अपना बहुत बड़ा है। इसका मतलब हम ये समझ लेते हैं कि सन तो उसी जगह है और अर्थ अपनी उसके करस्पॉन्डिंग घूम रही है, उसके चारों ओर घूम रही है। पर पूरी तरीके से ये सच्चाई नहीं है। होता क्या है, पूरा सिस्टम घूमता है, जैसे ये अपना सन है और ये अपना अर्थ है। अब क्या आपके दिमाग में होगा कि अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, पर एक्चुअली सिस्टम ये होता है कि इन दोनों के बीच का जहाँ पे सेंटर ऑफ मास होता है, इन दोनों के बीच का जहाँ पे सेंटर ऑफ मास होता है, एक्चुअली उस जगह परफॉर्म करता है, समझ गए ना, उस जगह सेंटर परफॉर्म करता है। तो होता क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत बड़ी हो और उसके करस्पॉन्डिंग जो आसपास घूम रही, लगता है कि जो आसपास घूम रही है वो बहुत छोटी है उसके करस्पॉन्डिंग, तो ऑलमोस्ट जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बड़ी वाली ऑब्जेक्ट के सेंटर में ही लगभग आ जाता है, ठीक है ना, लगभग सेंटर पे ही आ जाता है। तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट होता है ना, बड़ा वाला ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको घूमना ही नहीं पड़ता है। क्यों भाई, उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास उसकी जगह आ गया है, तो उसको क्या करना है, उसको तो घूमने नहीं है, छोटे वाले को घूमना है। समझ गए ना मेरी बात को। तो ये बात होती है। आगे बढ़ते हैं। हमने इस वाले केस से इस वाले को आपको थोड़ा सा आइडिया दिलाया, तो जाहिर सी बात है आप ये तो समझ गए होंगे कि यहाँ पे ग्रेविटी का कोई मैटर ज़्यादा होने वाला है नहीं। तो कौन सा मैटर ऐसा इफेक्ट करेगा जाकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बंधे रहते हैं। तो ये वाला जो केस, इस वाले केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है ना, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन है वो, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और लगभग उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। तो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स तगड़ा सा काम करता है। तो आप फाइनलाइज करते हैं कैसे। सबसे पहले हमने देखा कि ये अपना अर्थ है और ये सन है, ठीक है ना। तो हम बताना ये चाह रहे हैं कि जो पूरा सिस्टम होता है, एक्चुअली जो हमें सिखाया जाता है कि बड़ा वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसके चारों ओर छोटी वाली चक्कर लगाती है। पर असलियत में थोड़ा और डीपली देखें तो होता ये है कि जो ओवरऑल इन दोनों के बीच जो सेंटर ऑफ मास होता है, इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होता है, उस सेंटर ऑफ मास की करस्पॉन्डिंग दोनों ही ऑब्जेक्ट घूमते हैं। क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास अगर इसके कंपैरिजन में, अर्थ के कंपैरिजन में सन बहुत बड़ा है और जो कि होता है, तो इस केस में पूरा लगभग सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर के पास में ही आ जाता है। तो ये इसको फिर क्या चक्कर लगाना है इसके, मान लो यहाँ पे आ गया इसके सेंटर ऑफ मास, तो फिर इसको क्या चक्कर लगाना है, वो तो यहीं रहेगा लगभग, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि होता क्या है वो एक्चुअली आपको समझ आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक बड़ा वाला होता है उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं बस, दैट्स इट ना, ये नहीं हो सकता ना, ऐसे अपन लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, समथिंग एडवांस, ठीक है ना। तो क्या समझे आप लोग ये समझे कि जो भी कोई सिस्टम है, ग्रेविटी हमेशा परफॉर्म करती है पेयर में, ठीक है ना, क्योंकि m1 इंटू m2 F G फॉर ग्रेविटी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, ठीक है, m1 इंटू m2। तो इस केस में है क्या कि अगर m1 0 हो गया तो m2 कितना भी बना रहे, m1 अगर 0 हो गया तो m2 कितना भी बना रहे, Fg 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर m2 0 हो गया, m1 कितना भी हो गया, तो उसके केस में भी Fg 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब हम ये समझ गए कि जो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा पेयर के फॉर्म में ही परफॉर्म कर सकता है। अगर उसमें से कोई भी एक 0 है तो उसका खुद का ग्रेविटी कुछ नहीं है, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स पिक्चर में कब आता है, जब कोई एक सिस्टम
किसी पेयर के फॉर्म में हो, ठीक है ना। चलो बात ख़त्म है। पर यहाँ तो जो मेजर पोर्शन है किसका है, इलेक्ट्रिक फोर्स का, ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है। अब हम थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं इसकी ऑर्बिट में। क्या, ये तो पता है कि n+p बता चुके हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन किस में होते हैं, न्यूक्लियस में, उसके चारों ओर कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मास होता है वो इसी जगह होता है, इसका पूरा ऑल ओवर ऑलमोस्ट मास, पूरा तो नहीं कहेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी कुछ कुछ मास तो होता ही है, पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के प्लस के कंपैरिजन में ये इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल होता है, इसलिए हम इसे निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के एडिशन के बराबर रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर n+p का जो टोटल मास है वही अगर इस एटम का मास मान लें तो फिर क्या होता है, जो कि आजकल माना जाता है, तो क्या होता है कि ज़्यादातर ये जो पोर्शन है वो वेकेंट होता है, खाली होता है, ठीक है ना। इसमें क्या, इसमें ऑर्बिट होते हैं। ऑर्बिट किसे कहते हैं, ऑर्बिट वो पाथ होता है जिस पे इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते हैं, ठीक है ना। ऑर्बिट वो पाथ होता है जिस पे इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। ये K, L, M, N ऐसे करके ये ऑर्बिट दिखाए जाते हैं। पहला ऑर्बिट फॉर K, दूसरा ऑर्बिट फॉर L, तीसरा ऑर्बिट फॉर M, ठीक है ना, ऐसे करके। तो फिर आगे चलते हैं। हम न्यूक्लियस जान गए, हम ऑर्बिट भी जान गए, उसमें चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी जान गए, ठीक है ना। ये पता है कि जितना नेगेटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज उसके प्रोटॉन पे होता है, ठीक है ना। तो अगर वो पुरानी वाली थ्योरी कहें जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चक्कर काटते थे एक स्प्रिंग के पाथ पे, स्प्रिंग के तरीके वाले पाथ पे जो जिसमें चक्कर काटते थे, उसमें होता क्या था, फेलियर इसमें क्यों हुआ, फेलियर इसमें इसलिए हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो टाइम के करस्पॉन्डिंग अपनी एनर्जी को लूज कर रहे थे। अपनी एनर्जी को बोले तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन, और इसमें है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम जब इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन्स को लगभग उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिक फोर्स में न्यूट्रॉन्स का कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं है क्योंकि न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो न्यूट्रॉन को हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। तो इसमें है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। बेसिकली जो इस एटम में इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड कराएगा वो दो ही फैक्टर है, क्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इसके बीच में एक बॉन्डिंग एनर्जी बनेगी, ठीक है ना। बॉन्डिंग एनर्जी बोले तो इनके बीच की एक फोर्स बनेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स बनेगा, जिसके द्वारा ये बंधा रहेगा हमेशा के लिए। तो जब ये पाथ था तो उसमें क्या दिखाएगा कि समय के साथ ये इलेक्ट्रॉन अपनी बॉन्डिंग एनर्जी को लूज करता जाएगा, इन दोनों के बीच की जो एनर्जी है उसको लूज करता जाएगा। आपके दिमाग में ये भी सवाल आ सकता है कि सर ये बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और प्रोटॉन यहाँ पे है, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी इसमें अट्रैक्शन फोर्स लगना चाहिए। अट्रैक्शन फोर्स मैंने भी कहा अट्रैक्शन फोर्स ही लगेगा। तो तुम कह सकते हो कि भाई फिर ये आपस में भिड़ क्यों नहीं गए, वो आपस में भिड़ क्यों नहीं गए। तो मैंने ये कहा बेटा इस पर एक और फोर्स लगता है, कौन सा, सेंटीपिटल फोर्स। इस पे इसके आगे इधर लगता है तो सेंटीपिटल, बाहर लगता है तो सेंट्रीफ्यूगल। तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर की ओर, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस कर देता है, ठीक है ना। तो केस क्या आया, केस ये आया कि इलेक्ट्रिक फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर देता है, जिससे कि ये सिस्टम स्टेबल कंडीशन में हो जाता है, ठीक है ना, जिससे कि सिस्टम स्टेबल कंडीशन में हो जाता है। आगे हम बात ये कर सकते हैं
कि ये इसका फेलियर इसलिए हुआ, क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बताया कि जब समय के साथ ये चक्कर लगाता रहेगा तो ये कुछ कुछ एनर्जी अपनी लूज़ करेगा, और जब लूज़ करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और जो इलेक्ट्रिक फोर्स का बैलेंस था वो बिगड़ जाएगा और धीरे धीरे ये कोलैप्स हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब ये अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा तो इस केस में इसकी इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाएगा कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो इलेक्ट्रिक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा रह जाएगा और इस केस में ये पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस जगह ये फेलियर हो गया। अब इसे समराइज करते हैं, हुआ इसमें क्या हुआ, हम पढ़ चुके हैं के एल एम ऐसे डॉट 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 इसकी ऑर्बिट बन सकती हैं। किसी ऑर्बिट में फिक्स इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, किसी ऑर्बिट में फिक्स इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, बोले तो 2n²। किसी भी ऑर्बिट में इतने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके। तो अगर n की वैल्यू 1 रखें, n की वैल्यू यहाँ पे n लिख देते हैं, n की वैल्यू अगर 1 रखें तो n की वैल्यू 1 बोले तो फर्स्ट ऑर्बिट है ना, फर्स्ट ऑर्बिट। तो यहाँ पे कितना आएगा, n इक्वल्स टू 2 1⁻², यानी 2। क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें समरी क्या मिली, समरी ये मिली कि जो अपना इलेक्ट्रॉन था और प्रोटॉन था, ये दोनों मिलकर एक एटम को स्टेबल बनाते हैं, क्योंकि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है। इनमें एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स इसमें क्रिएट होता है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा बैलेंस होता है और ये सिस्टम पूरा घूमता रहता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं। जो एरिया न्यूक्लियस के बाहर होता है और लास्ट ऑर्बिट से पहले होता है, यानी ये पूरा एरिया वेकेंट होता है, एम्प्टी होता है। ठीक है ना, दैट्स इट, थैंक यू।